हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक गीत चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने इस मॉडर्न हिस्ट्री के देखा कि किस तरीके से मराठा साम्राज्य का पतन होता है, कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो मराठा साम्राज्य को कॉन्कर करते हैं। और आज हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंध और आपका पंजाब। सिंध और पंजाब प्रांत पर किस प्रकार ब्रिटिशर्स विजय प्राप्त करते हैं, हम इसको देखेंगे। यानी कि हम आज देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। So first of all, we will discuss the conquest of Sindh, which was happened in 1843. The first topic is Sindh. 1843, 1843, conquest of Sindh, सिंध पर विजय। कहानी की शुरुआत होती है 1780 से। वहां पर 1780 के समय में तालपुराज का शासन था। तालपुराज क्या है? एक बलूच ट्राइब है। सिंध में 1780s में तालपुराज का शासन था और इनके ये जो है ये बलूच ट्राइब है। कौन सी ट्राइब है? याद रखिएगा, बलूच ट्राइब। कौन सी ट्राइब? ये बलूच जनजाति के थे तालपुराज, और इनको लीड कर रहे थे मीर फतेह अली खान। कौन लीड कर रहा था? मीर फतेह अली खान। Mir Fateh Ali Khan was the leader of Talpuraz who were the Baluch tribe in 1780। 1780 में बलूच ट्राइब का वहां पर शासन था, बलूच ट्राइब के तालपुराज का, और उनको लीड कर रहे थे मीर फतेह अली खान। और जब इनकी डेथ होती है तो जो इनका किंगडम है, जो इनका साम्राज्य है, वो इनके जो 4 भाई थे उनमें शेयर हो जाता है, उनमें बट जाता है। और उनका नाम है, इनकी डेथ के बाद में जो इनका एम्पायर है, जो इनका साम्राज्य है, वो शेयर हो जाता है 4 यार में। उनका फेमस नाम था 4 यार। क्या बोलते थे उनको? 4 यार। 4 भाई थे, उनमें ये साम्राज्य बट गया, आपके सिंध का जो साम्राज्य था। और उनको हम बोलते थे 4 यार, और उनको हम बोलते थे अमीर। क्या बोलते थे? अमीर। और उनका एक और नाम था लॉर्ड्स ऑफ सिंध। क्या नाम था? लॉर्ड्स ऑफ सिंध। तो ये थी पूरी कहानी सिंध के शुरुआत की। अब वहां पे एंट्री होती है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की, जहां से हमारी कहानी लिखी जाती है। ये पटकथा की शुरुआत होती है कि कैसे अंग्रेज सिंध पर विजय पाएंगे। तो उसकी शुरुआत होती है यहां से। शुरुआत कैसे होती है कि जब टीपू सुल्तान की डेथ होती है। हमने मैसूर के एनेक्सेशन में, यानी कि मैसूर के कॉन्क्वेस्ट, मैसूर विजय में देखा कि टीपू सुल्तान की डेथ होती है। और टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में जो फ्रेंच थे, उनके आक्रमण का खतरा बढ़ जाता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे। यानी कि जो आपके पश्चिमोत्तर प्रांत थे जिसमें सिंध आता है, वहां पर जो फ्रांसीसी हैं उनका खतरा बढ़ता है। और इसी में एंट्री होती है अंग्रेजों की। उसी बीच अंग्रेजों को खबर मिलती है कि जो नेपोलियन है, आपने नाम सुना होगा नेपोलियन। तो नेपोलियन जो है वो कोशिश कर रहा है अब भारत पर इन्वेड करने की, भारत पर आक्रमण करने का प्रयास होता है नेपोलियन का। अब इसमें क्या कहानी बनती है कि नेपोलियन अगर भारत पर आक्रमण करेगा तो वो आपके जो पश्चिमोत्तर प्रांत हैं उन्हीं तरफ से आएगा। सीधी सी बात थी कि अगर भारत को बचाना था तो उन पश्चिमोत्तर प्रांतों को हमें मजबूत बनाना चाहिए, और इसी पे लग जाते हैं अंग्रेज। और लॉर्ड मिंटो उसी समय डिप्लोमेटिक मिशंस भेजते हैं, वो राजनीतिक मिशन भेजते हैं। अब यहां पे क्या होता है, लॉर्ड मिंटो भेजेंगे डिप्लोमेटिक मिशंस। क्या भेजेंगे? डिप्लोमेटिक मिशंस। कितने डिप्लोमेटिक मिशन भेजते हैं? 4 जगहों पर ये अपनी टीम भेजते हैं बातचीत करने के लिए। डिप्लोमेट्स का एक मिशन होता है, डिप्लोमेट का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, वो 4 जगहों पे जाता है। तेहरान, काबुल, लाहौर, सिंध। तेहरान, काबुल, लाहौर और सिंध। अगर आप इसको मैप में देखें, थोड़ा सा आप लोग खुद से कोशिश किया करिए, प्रैक्टिस किया करिए,
तो आप इसको देखेंगे कि ये सभी जो क्षेत्र हैं वो भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत का हिस्सा माने जाएंगे। भारत के पश्चिमोत्तर दिशा में ये सभी स्थान थे जहां पे वो अपने मिशंस भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि उनको आंतरिक रूप से मजबूत बनाया जाए और नेपोलियन का हमला जो है वो भारत पे सफल ना हो सके। ये थी उनकी स्ट्रेटेजी। और अगर हम बात करें एग्जाम में कभी पूछ ले कि कौन से डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे गए थे, जो दल भेजे गए थे वहां पे, उनको लीड कौन कर रहा था, तो हम देखेंगे तेहरान में थे मॉलकॉम। कौन थे? तेहरान में लीड कर रहे थे मॉलकॉम। काबुल में लीड कर रहे थे एल्फिंस्टोन। और लाहौर में लीड कर रहे थे मैटकैफे, चार्ल्स मैटकैफ। लाहौर में लीड कर रहे थे चार्ल्स मैटकैफ, और सिंध में वो भेजते हैं सेटन को। ये था बैकग्राउंड उस डिप्लोमेटिक मिशन का। अब यहां से जब कहानी शुरू होगी तो 1809 में 1809 में ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप वॉज साइंड बिटवीन द अमीर ऑफ सिंध एंड ब्रिटिश। अब हम यहाँ पे चूंकि बात कर रहे हैं सिंध की, तो बैकग्राउंड में हमें बस इतना जानना जरूरी था कि चार कहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशंस भेजे गए थे। अब हमारा पूरा फोकस होगा यहाँ से सिंध पे। तो सिंध के साथ 1809 में ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप की होती है, यानी कि मित्रता की संधि होती है 1809 में, 1809। इसको नोट डाउन आप लोगों ने कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरी कोशिश करिए कि जितना कुछ भी मैं बता रहा हूं आप एक एक चीज को नोट डाउन करते रहें, क्योंकि हम कहीं से भी कोई भी पॉइंट मिस नहीं करने वाले। मानवीय भूल के चलते, ह्यूमन एरर की वजह से थोड़ी बहुत गलतियां कभी होती हैं, उनके लिए मैं आपसे अग्रगामी माफी मांगता हूं। मैं आपसे पहले से उस चीज के लिए सॉरी हूं कि अगर कहीं मुझसे कोई ह्यूमन एरर हो जाती है, बट उस चीज को मैं तुरंत आपको सही करके बताऊंगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 1809 में होती है ट्रीटी ऑफ इटरनल फ्रेंडशिप, यानी कि कभी ना समाप्त होने वाली दोस्ती की संधि होती है 1809 में। किसके बीच में होती है? तो इसकी एक पार्टी है अमीर्स ऑफ सिंध, यानी कि वही 4 यार, और दूसरी पार्टी है ब्रिटिश। यहां पे आपकी होती है ये ट्रीटी। एज पर द ट्रीटी अमीर्स प्रॉमिस्ड नॉट टू अलाउ द फ्रेंच टू सेटल इन सिंध। तो क्या होता है कि इस ट्रीटी में ब्रिटिश जो है इनसे कहते हैं कि भाई आप फ्रेंच को अपने यहां सेटल नहीं होने देंगे, और इस ट्रीटी में अमीर ऑफ सिंध जो है ये प्रॉमिस कर लेते हैं। फिर 1820 यानी कि 1820 में ये ट्रीटी जो है वो रिन्यू होती है, इसका नवीनीकरण होता है। और जब ये ट्रीटी रिन्यू होती है तो वहां पे क्या कहा जाता है कि अमेरिकन्स वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिंध, सॉरी, फ्रेंच वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिंध। जो कोई फ्रेंच होंगे भी उनको सिंध से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे फ्रेंच को एक्सपेल करने की बात होती है, फ्रेंच एक्सपेल्ड, और इसको भी अमीर ऑफ सिंध एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर 1832 में क्या स्टोरी बनती है, लेट्स सी। विलियम बेंटिक सेंट कोलोनल पॉटिंजर टू सिंध एंड साइंड द ट्रीटी विद द अमीर्स व्हिच अलाउड द इंग्लिश अ फ्री पास टू English travels and merchants through Sindh. It also allowed the use of Indus for commercial purpose. Later, Colonel Portland was stationed as the political agent of British in Sindh. तो क्या होता है, 1832 में विलियम बेंटिक जो हैं वो भेजते हैं पोटिंजर को। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1832 की, 1832 की। तो यहां पे जो आपके विलियम बेंटिक थे वो भेजते हैं पोटिंजर को। किसको भेजते हैं? पोटिंजर को भेजते हैं सिंध। और फिर एक ट्रीटी साइन होती है अमीर्स के साथ में, या आप कहें यही ट्रीटी अपडेट हो जाती है। और उसमें होता है कि जो इंग्लिश हैं उनको पहली चीज तो देखिए इस ट्रीटी में क्या होगा। अब यहाँ पे जब ट्रीटी रिन्यू हुई दोबारा 1832 में, तो क्या हुआ
कि सबसे पहली बात तो पास की बात की गई, पास टू ब्रिटिश या इंग्लिश, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं उनको रास्ता दिया जाएगा, उनको पास दिया जाएगा। किनको? चाहे वो ब्रिटिश ट्रेवलर्स हों, चाहे वो ब्रिटिश मर्चेंट्स हों, सिंध के द्वारा वो आना जाना कर सकते हैं, उसके लिए उनको पास दिया जाएगा फ्री में। ठीक है, उसके लिए उनको टैक्स नहीं देना होगा जो ट्रेड पे देना पड़ता है। और उसके अलावा क्या होता है कि जो इंडस जो नदी है, सिंधु नदी है, इंडस रिवर, उसका कॉमर्शियल पर्पज में हम यूज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज हुई, पास टू ब्रिटिश ट्रेवलर्स एंड मर्चेंट्स प्लस यूज ऑफ इंडस फॉर कॉमर्शियल पर्पज, यूज ऑफ इंडस फॉर कॉमर्शियल पर्पज, यूज ऑफ इंडस फॉर कॉमर्शियल पर्पज, व्यापारिक कार्य के लिए सिंधु नदी का प्रयोग का जो उनको आदेश चाहिए था वो इस संधि के तहत वो प्राप्त कर लेते हैं। अब यहां पे इसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है ऑकलैंड की तरफ। जस्ट लिसन इट एंड ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग। लॉर्ड ऑकलैंड वांटेड टू कॉन्कर द सिंध फॉर टू रीजंस। लॉर्ड ऑकलैंड सिंध पे क्यों कब्जा चाहते थे, उसके दो कारण थे। टू काउंटर द रशियन थ्रेट एंड कॉमर्शियल बेनिफिट्स फ्रॉम द सिंध रिवर। तो पहली बात तो अगर आप देखें तो इंडिया के ऊपर की तरफ आप जब मध्य एशिया जो मिडिल ईस्ट एशिया कहा जाता है, जब आप उससे ऊपर बढ़े तो आपका जो वो एरिया है वो रसिया का है, और वहां से भी भारत को खतरा हो सकता था। तो सबसे पहली चीज तो अंग्रेज चाहते थे कि उस खतरे से भारत बच जाए, यानी, और वो भारत को नहीं बचाना चाहते थे, अपने एम्पायर को, अपने ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य को बचाना चाहते थे। इस भ्रम में ना रहिएगा कि वो भारत को बचाना चाहते थे, वो सिर्फ अपना लाभ देख रहे थे। तो अब वहां पे क्या होता है कि दो चीजें हैं, एक तो रसियन से बचाना और दूसरा सिंधु नदी का जो कमर्शियल उपयोग करना, कमर्शियल यूज करना। तो ये तो चीजें थी लॉर्ड ऑकलैंड से जुड़ी हुई। व्हेन रणजीत सिंह कैप्चर्ड रोजान फ्रंटियर टाउन ऑफ सिंध, तो अब क्या होता है कि इस यहां पे एंट्री होती है रणजीत सिंह की। रणजीत सिंह जो कि पंजाब के रूलर थे, जानते होंगे आप सभी बहुत बेहतर तरीके से इनके बारे में। तो रणजीत सिंह सिंध का जो एक आगे का हिस्सा था जो पंजाब की तरफ पड़ता था, जिसका नाम था रोजान, क्या नाम था, ये कैप्चर करते हैं रोजान को। रोजान वाज द पार्ट ऑफ सिंध, ये कहां पे था, ये सिंध में था। तो अब क्या होता है, मौका देखते ही अंग्रेज क्या करते हैं, सिंध से कहते हैं कि ऐसा है, हमारे साथ कर लो आप सब्सिडरी अलायंस। क्या कर लो, सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि कर लो। और इसी के साथ वो संधि हो भी जाती है 1839 में। अब हम पहुंचते हैं 1839 में, जहां पे सिंध के साथ में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सब्सिडरी अलायंस करते हैं, सब्सिडरी अलायंस। 1839 में सिंध के साथ में अंग्रेज सब्सिडरी अलायंस करते, सहायक संधि। कई बार हम आपको बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं। सब्सिडरी अलायंस में होता है कि अंग्रेज जिनके साथ में भी वो सब्सिडरी अलायंस करते थे, उनको अपनी सेना जो आर्मी होती थी वो उनके यहाँ स्टेशन करते थे, यानी कि वहां रखते थे अपनी सेना, जिसका खर्चा वहां के राजा को ही देना होता था। वहां के जो साम्राज्य के जो एम्परर होते थे, जो राजा होते थे, रूलर होते थे, उनको देना होता था। और इसमें उसके साथ साथ एक राजदूत जो है वो उस क्षेत्र में अंग्रेजों का रहता था। और अंग्रेज कहते थे कि कभी भी आप पे कोई बाह्य आक्रमण होता है, कभी भी कोई एक्सटर्नल थ्रेट होगा, तो उसमें हम आपका पूरा साथ देंगे। ये होती है सहायक संधि। तो ये साइन होती है 1839 में। तो आप याद रखिएगा, सिंध प्रांत ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कब साइन की थी, व्हेन सिंध एम्पायर साइंड द सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिश। द आंसर विल बी 1839, 1839। नाउ मूव फॉरवर्ड। ड्यूरिंग द अफगान वॉर ऑफ 1839 टू 42, यहां पे देखिए एक और फैक्ट आया, इसको नोट कर लीजिए। 1839 से 42 में चल रहा है अफगान वार, अफगान वार चल रहा है, अफगान युद्ध चल रहा है। और इस बीच क्या होता है, द अमीर्स ऑफ सिंध फाउंड themselves saddled with the responsibility for helping the company and suffered the losses economically and politically। अब यहां पे जो सिंध के अमीर थे, अमीर यानी कि वही चार यार, फतेह जो मीर फतेह था,
उसके 4 भाई। याद है ना सारी चीजें जो अभी हमने शुरुआत में बताई, रिमाइंड कर लीजिएगा। तो वो लोग ये फील करते हैं कि भाई हम तो पूरी तरीके से इनकी जिम्मेदारी में उलझ गए हैं, जो इन्होंने हमको जिम्मेदारियां दे दी अंग्रेजों ने, हम तो उसी में उलझ गए हैं। हमें आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है और हमें राजनीतिक रूप से भी नुकसान हो रहा है। तो ये देखते हुए उनके मन में कहीं ना कहीं अब अंग्रेजों के लिए नेगेटिव थॉट्स यानी कि नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद अब बारी आती है 1832 की, माफ करिएगा 1842 की। क्या होता है? लॉर्ड एलेनबोरो बिकेम द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड मेजर आउटरम वॉज रिप्लेस्ड बाय सर चार्ल्स नेपियर एज ब्रिटिश रेसिडेंट इन सिंध। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो आपकी सब्सिडरी अलायंस होती है उसमें एक ब्रिटिश रेसिडेंट उस क्षेत्र में, उस स्टेट में रहेगा जो स्टेट उसके साथ सब्सिडरी अलायंस करता है। तो अब आपके रेसिडेंट होंगे मेजर आउटरम। तो इन 1842 लॉर्ड एलेनबोरो बिकेम द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द फैक्ट टू बी नोटेड बाय यू ऑल, in 1842 Lord Ellenborough became the Governor General of India and the new resident in Sindh is Mr. Charles Napier. Charles Napier will be the new resident in the Sindh presidency, in the Sindh empire. नोट डाउन कर लीजिएगा, हर एक चीज शायद मुझे लिखना जरूरी नहीं होगा। Now we will move further. Finally, Governor General Lord Ellenborough charged the Amirs for hostility and disaffection towards the English and launched an attack on the Sindh. क्या होता है यहाँ पे कि जो लॉर्ड एलेनबोरो है, जो आपके अभी नए 1842 में भारत के नए गवर्नर जनरल बने हैं, वो सिंध के अमीरों पे आरोप लगाते हैं कि वो कहीं ना कहीं अब उनसे शत्रुता कर रहे हैं अंग्रेजों से, और इसके चलते वो सिंध पर कर देते हैं आक्रमण, सिंध पर कर देते हैं अटैक, और यहां पे होता है बैटल। तो कौन लीड कर रहा है इंग्लिश आर्मी को? जब सिंध पे अटैक होता है तो उसको लीड कर रहे हैं सर चार्ल्स नेपियर। कौन लीड कर रहे हैं? सर चार्ल्स नेपियर। अब यहां पे आपकी बारी आएगी सिंध में जो बैटल होगा, सिंध का जो फाइनल एनेक्सेशन होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, जिससे मैं आगे इसको आपको एक्सट्रीम वे में समझा पाऊं। तो अब जब सिंध पे हो रहा है अटैक, तो सिंध अटैक की जब हम देखते हैं तो इसमें जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश को लीड कर रहे हैं उस सिंध पर अटैक को चार्ल्स नेपियर, सर चार्ल्स नेपियर, ये इंग्लिश को लीड कर रहे थे। और दो बैटल होती हैं, बैटल्स ऑफ मियानी एंड बैटल ऑफ दाबो। बैटल यहां पे होंगी दो, बैटल्स ऑफ मियानी एंड दाबो, और ये दोनों होती हैं आपकी 1843 में, 1843 में। बैटल ऑफ मियानी एंड बैटल ऑफ दाबो 1843, एंड ब्रिटिश डिफीटेड द अमीर्स एंड अनेक्स्ड द सिंध। इन दोनों वॉर में कौन जीतेगा? इंग्लिश जो है वो जीतेंगे, इंग्लिश वोन। नेपियर कॉल्ड द सिंध वॉर एज अ टेल ऑफ द अफगान स्टॉर्म। जो अफगान का तूफान कहिए, ये लाइन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मेंस में कोट करने के काम आएगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके सिंध के कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड आपके मेंस में आता है तो ये सेंटेंस आप कोट कर सकते हैं। तो क्या है, किसने यूज किया है? नेपियर ने। एंड व्हाट नेपियर सेड एग्जैक्टली, प्लीज नोट इट डाउन। द सिंध वॉर एज अ टेल ऑफ द अफगान स्टॉर्म। अफगानी तूफान का एक पूंछ मात्र था ये सिंध विजय। अफगानी जो तूफान था उसकी एक पूंछ था, जो सिंध का युद्ध हुआ, जो सिंध का विजय हुई, उसको उन्होंने कहा। इन 1847 सिंध वॉज मेड अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इन 1847
1847 में सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मिला दिया जाता है। कहाँ मिला दिया जाता है? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। और इसी के साथ आपकी सिंध की कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हम आसानी से पहुंचा सकें। और अब आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप पे, वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। तो जब हम देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब यानी कि पंजाब पर विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब। कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब की अगर हम बात करें तो ये आपका एग्जैक्टली होता है 1849 में ये आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब होता है, पंजाब की विजय होती है। तो इसका बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो हम एक बार ध्यान से सुनते हैं पूरी कहानी और फिर हम आपको लाइमलाइट में सबको समझाते हैं। तो क्या होता है? आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह इन जून 1839, आफ्टर द डेथ ऑफ रणजीत सिंह इन जून 1839 अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अराइजेज इन पंजाब। 1839 जून में जब रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो पंजाब में एक राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। रणजीत सिंह हैड लार्ज स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 40,000 सोल्जर्स। After his death, soldiers were not getting their salary on time and therefore they also started interfering in politics. A war of succession also emerged between the many sons of Ranjit Singh. तो भाई 40,000 की सेना बना रखी थी रणजीत सिंह ने, अब वो अपनी सैलरी नहीं पा रहे तो वो भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं पॉलिटिक्स में, जो वहां की लोकल पॉलिटिक्स होती है उसमें। और उधर जो रणजीत सिंह के जाने के बाद जो सक्सेशन की अगर हम बात करें, अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो उसको लेकर भी एक युद्ध की श्रेणी में आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे युद्ध उनके लिए जो सक्सेसर्स हैं उनमें होने लगते हैं। रणजीत सिंह के कई लड़के थे, कई सन्स थे, उनको लेके उनके बीच में होता है। और फाइनली 1843 में, देखिए 1839 में डेथ होती रणजीत सिंह की, 4 साल लगता है फाइनल सक्सेसर चूज करने में। तो 1843 में दलीप सिंह जो हैं वो बैठते हैं गद्दी पे। 1843 में कौन बैठेगा? दलीप सिंह। दलीप सिंह बैठते हैं गद्दी पे और ये किसके गार्जियनशिप में बैठते हैं? इनके अभिभावक कौन है रहेंगे वहां पे जब वो सीट पर रहेंगे? तो वो है रानी जिंदन। कौन है? गार्जियनशिप ऑफ रानी जिंदन। वो माइनर थे, मेजर नहीं थे, इस वजह से वहां पे गार्जियनशिप थी रानी जिंदन की। और ये सब चीजें जो इंग्लिश आर्मी थी वो बड़े क्लोज से देख रही थी कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, मौका देख के हम वहां पे अपना हाथ मार देंगे, ऐसा प्लानिंग उनका चल रहा था। द इंग्लिश वर क्लोजली वॉचिंग द हैपनिंग्स इन पंजाब एंड वांटेड टू रीगेन देयर प्रेस्टीज which they had lost after the defeat in the Afghan war by annexing Punjab and Sindh। तो जो वो अफगान वॉर में अंग्रेजों की हार होती है तो कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेस्टीज खराब होती है, उसको सुधारने के लिए, उसको ऊंचा करने के लिए वो प्लान करते हैं सिंध और पंजाब पर विजय का। सिंध विजय हमने देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं पंजाब। सो एज वी हैव स्टडीज, ब्रिटिश अनेक्स्ड द सिंध इन 1843 एंड ओनली पंजाब वाज लेफ्ट। तो यहां से शुरू होती है कहानी। इन 1843 Major Broadfoot was appointed as company's political agent in Punjab. He understood the growing disorder in Punjab and recounted every tale of corrupt behavior at the court which affected the British attitude. And in 1844, Lord Harding was appointed as new Governor General of India. Point to be noted again. In 1842, Lord Harding became the Governor General of India. It's a factual question for examination. Please note it down and remember this. He undertook various measures to strengthen the position of English army. As a result, the company's troops stationed in Punjab and Sindh were trained and fortified. In 1845, Lal Singh had become Wazir and Tej Singh was appointed as new Commander-in-Chief of Sikh Empire.
तो 1844 में लॉर्ड हार्डिंग आएंगे और वो अपनी अंग्रेजों की स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे और अपनी एक अच्छी खासी आर्मी को स्टेशन करेंगे पंजाब में। यहां तक चीजें समझ में आई। अब हम बात करते हैं 1845 की। 1845 की जब हम बात करते हैं तो वहां पे लाल सिंह को बनाया जाता है वजीर। यहां पे हम दो लोगों की बात करेंगे, एक है लाल सिंह जो कि बनाए गए हैं वजीर, और दूसरा अगर हम नाम देखें तो वो है तेज सिंह जिनको बनाया गया है न्यू कमांडर इन चीफ। तेज सिंह को बनाया गया है न्यू कमांडर इन चीफ। न्यू कमांडर इन चीफ इनको बनाया गया। अब यहां पे जो वॉर होती है हम एक बार उसको समझते हैं। तो अब आपका आएगा फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। क्या आएगा? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ये कब से कब तक होती है? तो 1845 से 1846। 1845 से 1846। नोट कर लीजिएगा सारी चीजें, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है कि जो सिख है वो धीरे धीरे जो कंपनी की एग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी थी, जो एग्रेसिव मिलिट्री प्रिपरेशंस थे, मतलब कहीं ना कहीं वो एक आक्रामक सैन्य जो तैयारियां कर रहे थे, मतलब सेना की वो आक्रामक तैयारियां उनकी देखकर जो सिख हैं उनको धीरे धीरे वो परेशानी होना शुरू होती है। एज ए रिजल्ट ऑन 11 दिसंबर 1845 द सिख आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल सिंह क्रॉस्ड द सतलज एंड लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव अटैक ऑन द ब्रिटिश। अब कहानी आती है यहां पे, जब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1845 की बात करते हैं, 11 दिसंबर 1845 की बात करते हैं, जहां पे सिख आर्मी किसकी लीडरशिप में? लाल सिंह की लीडरशिप में सतलज पार करती है और ब्रिटिश पे अटैक कर देती है। ठीक है, तो यहां पे अटैक होगा और लीड कौन कर रहा है? लाल सिंह। लाल सिंह कौन है? लाल सिंह वजीर है। कब बना है? 1845 में ही बना था वो वजीर लाल सिंह। ब्रिटिश आर्मी वॉज लेड बाय सर ह्यूज गफ। नोट कर लीजिए, अपने हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। मे बी आई एम रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन बट प्लीज try to understand all the things because these all are the important point for your examination. Sir Hugh Gough, Goughh, गफ। तो ये थे जो लीड कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी को। और इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर। कौन सी होती है? ट्रीटी ऑफ लाहौर। क्यों होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर? क्योंकि यहां पे होंगी 5 बैटल, 5 अलग अलग जगहों पे युद्ध होगा और ये युद्ध जो होते हैं वो इनडिसिसिव रहते हैं, यानी कि इनका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो इसमें हम देखेंगे 5 बैटल्स। 5 बैटल्स की अगर हम बात करें तो पहली बैटल होगी बैटल ऑफ मुडकी। बैटल ऑफ मुडकी। अगर हम दूसरी बैटल देखें तो वो होगी बैटल ऑफ फिरोज शाह। बैटल ऑफ फिरोज शाह। तीसरी बैटल की अगर हम बात करें तो ये है बैटल ऑफ बड्डोवल। बैटल ऑफ बड्डोवल। और अगर हम चौथे की बात करें तो वो होगा बैटल ऑफ एलाइवल। बैटल ऑफ एलाइवल। और फिफ्थ आपकी होगी बैटल ऑफ सबराओं। बैटल ऑफ SABBRAON, सबराओं। बैटल ऑफ सबराओं। शायद ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऊपर लिख देता हूं। तो ये है बैटल ऑफ सबराओं। बैटल ऑफ सबराओं। और ये पांचों बैटल होती हैं, डेट क्या होगी? डेट होगी 10 फरवरी 1846। 10 फरवरी 1846, 10 फरवरी 1846 को ये पांचों बैटल होती हैं।
और ये रहती हैं ये डिसिसिव रहती हैं, ये इनके निर्णायक होती हैं। और सिख यहाँ पे हार जाते हैं ड्यू टू ट्रेचरी ऑफ लाल सिंह एंड तेजा सिंह। जो तेज सिंह थे और लाल सिंह थे वो अब यहाँ पे दे देंगे धोखा, और यहाँ पे पंजाब यानी कि जो आपके सिख हैं वो हार जाएंगे, और जीतेगा कौन? यहाँ पर अंग्रेज जीतेंगे। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले, कुछ 1-2 मिनट पहले मैंने धोखे से बोला कि ये इनडिसिसिव रहती हैं, वो स्लिप ऑफ टंग था, प्लीज उसको माफ करिएगा। यहाँ पे अंग्रेज जीतेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके लाल सिंह हैं और तेज सिंह हैं ये देते हैं धोखा, और जिसकी वजह से अंग्रेज जीत जाते हैं। द सिख वर डिफीटेड ड्यू टू ट्रेचरी ऑफ लाल सिंह एंड तेज सिंह। दे वर प्रोवाइडिंग ऑल द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टू द इंग्लिश। अंग्रेजों को वो सभी जो जरूरी सूचनाएं होती हैं इनके अंदर की, जो इंटरनल न्यूज होती है, वो अंग्रेजों को दे देते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज जीत जाते हैं। और उसके बाद ब्रिटिश ऑक्यूपाई करते हैं लाहौर को। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो ब्रिटिश हैं वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे किस पे? लाहौर पे। लाहौर पे कब्जा हो जाएगा, और इसी के साथ होती है ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर की संधि। तो इसको हम रफ करते हैं, पॉज करके इसको जैसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। करें, कोशिश किया करें कि जब मैं बोल रहा हूं उसी समय नोट डाउन कर लें, क्योंकि लिखते समय एक लाइन से चीजें लिखना संभव नहीं है। जो चीज जैसे हम बोलते चले जाते हैं उसको वैसे लिख देते हैं। कभी कुछ चीजें लाइन से रहती हैं, कभी कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो उस चीज को प्लीज थोड़ा सा ध्यान दें और कोशिश करें कि हमारे बोलने के साथ में ही नोट डाउन कर लिया करें। एनीवेज, we will move further. We were discussing the Treaty of Lahore. What we were discussing? Treaty of Lahore. इसके प्रोविजंस क्या थे? तो इसमें हम देखते हैं ब्रिटिशर्स को क्या प्राप्त होता है। What Britishers have received? The territories of lying to the south of river Satluj. South of river सतलज। जो सतलज नदी है उसके दक्षिण का हिस्सा सिंध प्रांत का, वो पंजाब प्रांत का, वो अंग्रेजों को मिल जाता है। और इसके बाद उनको मिलता है कश्मीर और हजारा। अब यहां पे क्यों हम इसके बाद बोल रहे हैं हम उसको अभी समझेंगे, बस नोट डाउन करिए फिर हम बताते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश को क्या मिला था। तो कश्मीर एंड हजारा ये प्रांत भी मिल जाते हैं ब्रिटिशर्स को। कैसे मिलते हैं हम इसको समझते हैं। होता क्या है कि जो सिख हैं उन पे 1.5 करोड़ की इंडेमनिटी, वार इंडेमनिटी लगाई जाती है, यानी कि युद्ध का हर्जाना सिख पे कितना लगाया जाता है? 1.5 करोड़ रुपीस, 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना लगाते हैं। और जो ब्रिटिशर्स को यह हर्जाना चाहिए होता है वो आपके सिख देने में सक्षम नहीं होते, जिसकी वजह से उसके बदले में वो कश्मीर उनसे ले लेते हैं। कश्मीर और हजारा का जो क्षेत्र है वो उनसे ले लिया जाता है। लेटर ब्रिटिश सोल्ड कश्मीर टू गुलाब सिंह फॉर ₹1 करोड़। 1.5 करोड़ में कश्मीर खरीदते हैं और फिर 1 करोड़ में ये बेच देते हैं, सेल कश्मीर टू गुलाब सिंह। किसको बेच देते हैं? गुलाब सिंह। सब नोट करते रहिए। 1.5 करोड़ में अंग्रेज इसको मतलब अंग्रेजों को क्या होता है, सॉरी माफ करिएगा, 1.5 करोड़ रुपए के बदले वो कश्मीर खरीदते हैं। 1.5 करोड़ रुपए के बदले वो कश्मीर लेते हैं और फिर 1 करोड़ रुपए लेके गुलाब सिंह को दे देते हैं। ठीक है, तो यहां पे उनको 1 करोड़ का फायदा हो गया और कश्मीर चला गया गुलाब सिंह के पास। The company had recognized minor Dalip Singh as king and Queen Jindan as the guardian and Lal Singh as वजीर। तो क्वीन जिंदन को गार्जियन और दलीप सिंह को किंग जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, माइनर दलीप सिंह को, जो हमने अभी आपको पहले बताया था, और लाल सिंह वजीर बने रहते हैं। सर हेनरी लॉरेंस वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रिटिश रेसिडेंट एट लाहौर। अब आपके लाहौर में ब्रिटिश रेसिडेंट कौन है? वो है हेनरी लॉरेंस। प्लीज नोट इट डाउन, द हेनरी लॉरेंस was appointed as the British resident at Lahore. Now the British moved to selling
Kashmir to Gulab Singh was disliked by Sikhs and they again rose in revolt under the guidance of Lal Singh, and the company had successfully suppressed this revolt and the Treaty of Bhairoval was signed with Dalip Singh. अब हुआ क्या, अब जब कश्मीर जो पहले पंजाब प्रांत का हिस्सा था उसको इन्होंने बेच दिया, गुलाब सिंह को दे दिया, ठीक है, बेच दिया 1 करोड़ रुपए में। ये चीज सिखों को पसंद नहीं आई और उन्होंने किया रिवोल्ट। किसकी सबसे पहली बात किसके लीडरशिप में, लाल सिंह के लीडरशिप में, जिन्होंने पहले उनको धोखा दिया था। लेकिन समय समय की बात है, कभी कभी लोगों को एहसास हो जाता है अपनी गलती का। तो लाल सिंह के लीडरशिप में अब होता है रिवोल्ट, विद्रोह। और अब क्या होगा, इसके बाद में वो उस विद्रोह को, उस रिवोल्ट को सक्सेसफुली जो है वो सप्रेस कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। और अब आपकी संधि होगी ट्रीटी ऑफ भैरोवल। अब क्या होगी यहां पे, ट्रीटी ऑफ भैरोवल। ये कब होती है, तो ये होती है 22 दिसंबर 1846, 22 दिसंबर 1846। इस ट्रीटी में क्या होता है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। रानी जिंदन्स गार्जियनशिप वॉज एन्यूल्ड एंड सी वॉज पेंशनड ऑफ, यानी कि जो रानी जिंदन जो गार्जियन थी माइनर किंग दलीप सिंह की, उनकी गार्जियनशिप को हटा दिया जाएगा और उनको पेंशन पे रख दिया जाएगा। अ काउंसिल ऑफ 8 चीफ सिख्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस वर्क। तो यहाँ पे एक तो आपको जिंदन गई, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये 8 जो आपके हैं चीफ सिख चुने जाएंगे, चीफ सिख, यह कमेटी बनेगी जो गवर्नेंस देखेंगे पंजाब की, जो प्रशासन देखेंगे आपके पंजाब का। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द ब्रिटिश आर्मी वुड बी स्टेशनड परमानेंटली एट लाहौर अंटिल दलीप सिंह बिकेम अ मेजर। तो दलीप सिंह चूंकि अभी माइनर है, जब तक वो मेजर नहीं हो जाते तब तक ब्रिटिश आर्मी पंजाब में परमानेंटली सेटल रहेगी, स्थायी रूप से वहां पर ब्रिटिश सेना रहेगी पंजाब में, जब तक कि दलीप सिंह जो राजा माइनर थे वो मेजर नहीं हो जाते। इसके बाद थ्रू दिस ट्रीटी ब्रिटिश हैड बिकम द रियल मास्टर ऑफ पंजाब। अब जो भैया जो ब्रिटिशर्स हैं वो बन गए पंजाब के रियल मास्टर, पंजाब के असली जो कर्ता धर्ता बन जाते हैं। अब इसके बाद में आता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो वीडियो पॉज कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, इफ यू लव माय टीचिंग, इफ यू लाइक माय टीचिंग, सो प्लीज कमेंट में कुछ तारीफें लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। कभी कभी मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। यहां पे हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, कभी एंग्लो मराठा वॉर निकल जाएगा, कभी एंग्लो मैसूर वॉर निकल जाएगा। तो थोड़ा सा आप भी ध्यान रख लीजिएगा कि जो चैप्टर चल रहा है हम बात तो उसी की करेंगे ना। अब यहाँ पे हम एंग्लो मराठा वॉर तो बोलेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे मुंह से वो गलती ही से ही निकला होगा। तो हर चीज़ों को कभी भी समझने की प्रयास किया करें, हर चीज़ पे जजमेंटल ना बने, क्योंकि जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें पूरी कोशिश है कि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। 100 में से कहीं एक चीज हो सकता है मैं गलत पढ़ा भी दूं, तो प्लीज उसको मैनेज करिएगा। तो अब होता है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, और वहां पे क्या होगा उसका इमीडिएट कॉज, अगर हम तत्कालिक कारण की बात करें तो क्या सीन बनता है। बाय द टाइम लॉर्ड डलहौजी वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब नए गवर्नर जनरल जो बने हैं भारत के वो हैं लॉर्ड डलहौजी। कौन है? लॉर्ड डलहौजी। He had sent 2 British officers, Agnew and Anderson, to take charge of Multan from its governor मूलराज। तो अब यहां पे बात होगी, अगर हम देखें तो मुल्तान की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो मुल्तान के जो आपके गवर्नर थे उस समय, वो थे गवर्नर थे मूलराज। कौन थे? मूलराज। तो इनसे चार्ज लेने के लिए जो आपके लॉर्ड डलहौजी हैं, जो नए गवर्नर जनरल बने हैं भारत के,
वो दो अधिकारियों को भेजते हैं, एग्न्यू एंड एंडरसन। यहां पे भेजते हैं किसको? एग्न्यू एंड एंडरसन। एग्न्यू एंड एंडरसन जो आपके इनको भेजा जाता है। However, Mulraj has killed both the officers and rose in revolt. Within a short span of time, other Sikh chiefs joined the revolt, and rebellion soon developed into a national uprising in Punjab. तो अब जब यहाँ पे इन दो अधिकारियों को, एग्न्यू और एंडरसन को भेजा लॉर्ड डलहौजी ने मूलराज को हटाने के लिए, मूलराज ने इनको मार दिया और कर दिया रिवोल्ट। और जब मूलराज ने रिवोल्ट किया तो इसके साथ साथ जो भी सिख समुदाय के और भी जो अधिकारी लोग थे, आप कह सकते हैं जो सिख समुदाय के प्रमुख हुआ करते थे, चीफ हुआ करते थे। अगर आपको जब पिछले मेरे लेक्चर से अगर आपने पढ़े सिख से जुड़े तो मैंने आपको बताया था कि 12 वहाँ पे एक कॉन्फेडरेसी थी जहाँ पे 12 संघ बन गए थे ब्रिटिश से, सॉरी जो सिख थे उनके। अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो प्रीवियस लेक्चर में जाके सिख वाला देख लीजिएगा। तो वहां पे क्या हुआ कि और भी जो सिख चीफ थे, जो सिख प्रमुख थे सिख समुदाय के, वो भी इस रिवोल्ट में शामिल होते हैं और ये बन जाता है पंजाब का एक राष्ट्रीय आंदोलन। और अब इसमें क्या होगा? दिस प्रोवाइडेड डलहौजी एंड अपॉर्चुनिटी टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द सिख एंड अनेक्स द पंजाब। तो भाई अब तो अंग्रेज तो मौका ही ढूंढ रहे थे कि कैसे करके, अभी तक तो वो संधि उन्धि हम लोग करते करते चले आ रहे हैं, हमें मौका चाहिए कि हम इनको पूरी तरीके से जो है कुचल दें। तो ये मौका उनको मिल जाता है यहाँ पे कि वो अब पंजाब पे पूरी तरीके से हमला करके और पंजाब पे कब्जा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे होगी 3 battles वर फॉट इन द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। अब होगी 3 बैटल। जब हम सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की बात करते हैं तो पहली बैटल आपकी है जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ रामनगर। क्या होगा? बैटल ऑफ रामनगर। बैटल ऑफ रामनगर आपकी होती है 22 नवंबर 1848 को। 22 नवंबर 1848। और इसके बाद दूसरी हम देखते हैं वो है बैटल ऑफ चिलियावाला। बैटल ऑफ चिलियावाला। बैटल ऑफ चिलियावाला, ये CHILIANWLA, बैटल ऑफ चिलियावाला 13 जनवरी 1849। 13 जनवरी 1849। ये आपकी हो गई दूसरी बैटल। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में 3 बैटल होंगी। पहली हो गई आपकी बैटल ऑफ रामनगर, दूसरी होगी बैटल ऑफ चिलियावाला। दोनों जगह लीड कर रहे हैं अंग्रेजों की तरफ से जनरल गफ। जनरल गफ, GOUGH, जनरल गफ लीड कर रहे हैं अंग्रेजों को इन दोनों जगह। एंड द बोथ बैटल्स वर इनडेसिसिव, यानी कि ये दोनों जो बैटल थी ये क्या रही? अनिर्णायक रही, इनका कोई निर्णय नहीं निकला। जो ये पहली और दूसरी हैं ये क्या हो गई? इनडेसिसिव, अनिर्णायक, इनका कोई निर्णय नहीं निकला। फिर इसके बाद तीसरी आपकी होती है बैटल ऑफ गुजरात, जो होती है 21 फरवरी 1849 को। 21 बैटल ऑफ गुजरात तीसरी आपकी जो एंग्लो सिख वॉर में आएगी। दिस इज बैटल ऑफ गुजरात, जो आपकी होती है 21 फरवरी 1849। अब यहां का क्या सीन बनता है? तो द सिख आर्मी वॉज डिफीटेड एंड इट सरेंडर्ड बिफोर द ब्रिटिश आर्मी लेड बाई चार्ल्स नेपियर। यहां पे लीड कौन कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से? चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स नेपियर लीड कर रहे थे अंग्रेजों को। कहां पे? बैटल ऑफ गुजरात में। और यहां पे अंग्रेज जीत जाते हैं और जो सिख हैं वो सरेंडर कर देते हैं, वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इसका रिजल्ट होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स्ड पंजाब ऑन 29 मार्च 1849। तो अनेक्सेशन ऑफ पंजाब हो जाएगा, अनेक्सेशन ऑफ पंजाब होता है 29 मार्च 29
1849 19 मार्च 1849 में पंजाब पर कब्जा हो जाता है। महाराजा दलजीत सिंह वॉज पेंशनड ऑफ एंड ही वॉज सेंड टू इंग्लैंड फॉर एजुकेशन। तो महाराजा दलजीत सिंह को ये ब्रिटिशर जो होते हैं वो इंग्लैंड भेज देते हैं पेंशन पर, ठीक है, और कहते भैया रहना कर पढ़ाई लिखाई करो, ठीक। और इसके बाद बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इंटरेस्टेड टू लुक आफ्टर पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन। एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो वहां का प्रशासन देखेगा, इसको आपको इसमें नहीं पढ़ना है। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोहिनूर डायमंड वॉज टेकन फ्रॉम दलीप सिंह। दलीप सिंह जो थे उनसे कोहिनूर हीरा ले लिया जाता है और उसे ब्रिटिश रॉयल क्राउन में लगा दिया जाता है। तो ब्रिटिश रॉयल क्राउन में जब ये लगाया गया कोहिनूर हीरा, तो वो किससे लेके लाया गया? दलीप सिंह से, नॉट दिलीप, इट्स दलीप सिंह से लेके कोहिनूर का जो हीरा है वो अंग्रेजों के जो ब्रिटिश क्राउन था उसमें लगा दिया गया। और अगर आप चाहते हैं कि ब्रिटिश क्राउन में जो कोहिनूर लगाएगा, तो इस कोहिनूर की स्टोरी अगर आपको जाननी है, कैसे वो गोलकुंडा से और कैसे वो पंजाब पहुंचा और पंजाब से कैसे वो ब्रिटेन पहुंचता है, तो पंजाब से ब्रिटेन का तो आज आपने समझ लिया। अगर इसका बैकग्राउंड स्टोरी जानना है तो कमेंट करिएगा। अगर कमेंट्स कुछ आते हैं उस स्टोरी को जानने के लिए, तो हम निश्चित तौर पे उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो एनीवेज, अगर आपको ये पूरी जानकारी जो हमारा लेक्चर है वो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करिएगा, अपने जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपकी सामने हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल जाया करें। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।